structure of atom. And secondly, welcome to the channel NEET Niketan. And as you guys know कि हम जो चैप्टर कर रहे हैं वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम और आज हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन है एज यू कैन सी हियर PSS. ओके, ऑल्दो हम कुछ क्वेश्चंस 2-4 क्वेश्चंस हर सेशंस में कर लेते हैं बट पिछले 1-2 सेशंस में ये चीज़ें बहुत थ्योरेटिकल थी और उन टॉपिक्स को समझना ज़्यादा ज़रूरी था. तो ये सेशन और इससे अगला सेशन हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए रखने वाले हैं. आज हम कुछ इजी क्वेश्चंस देखेंगे. नेक्स्ट सेशन में हम रिलेटिवली थोड़े से और अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Jumping on to the questions, let me show you कि हम अभी तक क्या क्या कर चुके हैं. अगर आप में से किसी ने previous sessions नहीं देखे हैं, make sure you watch them. Okay? So yeah, L1 to L4 यानी लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 4 तक बेटा हम क्या पढ़ चुके हैं. सबसे पहले हमने डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स देखा था जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी, CRT एक्सपेरिमेंट, राइट, देन E/M रेशियो, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन का डिस्कवर होना, प्रोटॉन्स का डिस्कवर होना, सब कुछ हमने देखा पहले सेशन में. उसके बाद हमने टाइमलाइन ऑफ एटॉमिक मॉडल्स पे जंप किया जिसमें हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, then your plum pudding model, then Rutherford's alpha particle scattering experiment और फिर जब हमें बोहर मॉडल पढ़ना था जो अगला टाइमलाइन ऑफ एटॉमिक मॉडल है उसको पढ़ने के लिए हमें कुछ और चीज़ें पहले पता होना ज़रूरी है ताकि हम बोहर मॉडल ऑफ एटम को समझ पाएँ. तो इस टॉपिक को कहा जाता है डेवलपमेंट्स लीडिंग टू बोहर्स मॉडल ऑफ एटम जिसमें हमने बेसिकली डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देखा पिछले 2 लेक्चर्स में जिसमें हमने वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और फिर पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसमें हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ा है. सो आई बिलीव अब तक आपको इन टॉपिक्स में इन सब में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी. एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. अभी हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे जिनसे हमारे कॉन्सेप्ट्स और बूस्ट हो जाएंगे. ठीक है, तो चलो भाई शुरू करते हैं. सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन्स. इनमें से किसने इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया? J.J. थॉमसन, चार्ल्स डार्विन, रदरफोर्ड या चैडविक? बताओ जी. बहुत इजी क्वेश्चन है. अगर आपके एग्जाम में आता है आई गेस विद इन 5 to 10 सेकेंड्स आप सॉल्व कर सकते हो. सही है. सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. J.J. थॉमसन अंकल ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था? कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया था जिससे हमें पता चला था कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फंडामेंटल पार्टिकल है और क्या चार्ज है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर? नेगेटिव चार्ज है. मोर ओवर इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी करने के लिए J.J. थॉमसन को इसलिए नोबेल प्राइज भी दिया गया था. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए विच इज J.J. थॉमसन. चार्ल्स डार्विन से रिलेटेड आप बायोलॉजी में पढ़ते हैं. अर्नेस्ट रदरफोर्ड अंकल ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. और जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी. जेम्स चैडविक अंकल ने न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी की थी. इज दैट ओके? और रदरफोर्ड अंकल किस लिए हमारे सिलेबस में है? स्पेशली बिकॉज
अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट से बेसिकली न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी, राइट? कि जितना भी मेजरली एक एटम के अंदर मास है वो एक छोटी सी जगह में कॉन्स्टिट्यूटेड है और उसको उन्होंने क्या नाम दिया? न्यूक्लियस। ठीक है भाई, सो इट इज रिलेटेड टू अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो हमें इन सब के बारे में पता चल गया जो जो ऑप्शन में गिवन है। अगले क्वेश्चन पे ज़रा जंप करते हैं एंड ओके, हियर यू हैव द एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन, है ना, ताकि जो भी कुछ आपको मैंने बताया वो आपके पास एक अच्छे से रिटन फॉर्म में भी हो, ताकि जब आप अपने नोट्स को स्क्रॉल करो और अगर आप रीज़न भूल जाओ तो आपको ये सारी चीज़ें दिख जाएं अच्छे से लिखी हुई। ठीक है, तो जल्दी से आप इसको पढ़ लो एंड देन वी विल जंप ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सही है? या नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स। इनमें से सही स्टेटमेंट कौन सी है? प्लीज़ मेक श्योर कि आप ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा ध्यान रखो कि आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है या इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। सही है? तो चलो, तो यहाँ पे मुझे ये सारे स्टेटमेंट्स देख के समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हम एटॉमिक नंबर और मास नंबर को प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स से रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऑल्दो हम ये ऑलरेडी आई गेस हमारे लेक्चर नंबर 2 में कवर कर चुके हैं। अगर आपको पढ़ना है गो बैक टू द सेशन। अभी मैं आपको चलो फिर से बता देती हूँ। अगर हम बात करते हैं बेटा एक न्यूट्रल एटम के बारे में, इफ़ वी टॉक अबाउट अ न्यूट्रल एटम, तो उसमें क्या होता है मैम? न्यूट्रल एटम का मतलब है कि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, यानी कि उसमें जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उतने ही उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तभी वो न्यूट्रल है, तभी वो एटम है। अगर उसके ऊपर कोई चार्ज होगा तो मैम तब तो हम उसको एक आयन बोलेंगे, राइट? सो या न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है इक्वल पाए जाते हैं। और अगर बात की जाए, चलो सबसे पहले एटॉमिक नंबर के बारे में। एटॉमिक नंबर को किस सिंबल से बेटा डिनोट किया जाता है? मैम Z से डिनोट करते हैं एटॉमिक नंबर को, एंड इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। ठीक है, और अगर वो एटम न्यूट्रल है तो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों उसमें बराबर पाए जाएंगे। सो इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सही है? और अगर बात की जाए बच्चे मास नंबर के बारे में, जिसको आप डिनोट करते हो कैपिटल A से, इट इज सिंपली इक्वल टू, जो बेटा एक एटम का मास मेजरली किस पे डिपेंड करता है? न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स पे। इलेक्ट्रॉन्स को मास नंबर में हम कंसिडर नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का जो वेट है, जो मास है, वो बहुत कम होता है, तो हम उसको नेग्लिजिबल लेके चलते हैं। और हमारी कैलकुलेशंस में, एटलीस्ट जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, उस कैलकुलेशन में हम इलेक्ट्रॉन्स को कंसिडर नहीं करते हैं। तो मास नंबर ए को जस्ट अ मोमेंट, या वी आर बैक। मास नंबर A, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है भाई? सही है? तो चलो अब जरा स्टेटमेंट्स देखो। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू, एटॉमिक नंबर इन्होंने कहा है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इट्स इनकरेक्ट, राइट? एटॉमिक नंबर इज सिंपली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो पहली स्टेटमेंट तो हो गई गलत। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं, मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यस मैम, सेकेंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट, atomic mass is equal to number of protons is equal to number of neutrons। नहीं, number of protons और number of neutrons जो हैं वो आप कह सकते हो जो शुरू के कुछ एलिमेंट्स हैं, सिर्फ और सिर्फ उनमें देखा जाता है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स के बराबर है। बाद में लेटर ऑन जो हमारे हेवियर एटम्स हैं
उनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है भाई। सो या थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। फोर्थ स्टेटमेंट, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यस। न्यूट्रल एटम की बात की जाए तो बिल्कुल सही बात है। तो आप कह सकते हो स्टेटमेंट नंबर सेकेंड और स्टेटमेंट नंबर फोर्थ जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। कौन कौन सी बेटा? हम बोल सकते हैं मैम सेकेंड एंड फोर्थ जो है वो करेक्ट है। चलो ऑप्शंस ये है, ठीक है। ऐसा मत करना कि स्टेटमेंट पढ़ा, सेकेंड वाला पढ़ा सही है और बी को टिक कर दिया, नहीं। प्रॉपरली हमेशा किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो पहला स्टेप होता है ना, वो होता है क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, चाहे कोई सी भी क्लास का हो, चाहे कोई सी भी विंग का हो, ठीक है। सो द वेरी फर्स्ट रूल कि आपका जो जवाब है आप चाहते हो सही आए, तो पहला रूल क्या होता है बेटा? क्वेश्चन को पढ़ लो पहले, ठीक है जी। सो या फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड एंड फोर्थ, ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पे सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट चॉइस एज यू कैन सी हियर, राइट। एग्जैक्टली वही एक्सप्लेनेशन जो आपको बताई गई वो यहाँ पे गिवन है। आगे बात करते हैं। एन एलिमेंट हैज़ अटोमिक नंबर 17, अटोमिक नंबर यानी कि Z की वैल्यू मुझे कितनी गिवन है? 17, एंड मास नंबर बचे उसका कितना है? 37। 17 इलेक्ट्रॉन्स आउटसाइड द न्यूक्लियस, ओके। चलो जी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हमको गिवन है कितने? 17। वैसे तो ज़रूरत ही नहीं थी, जब आपको इतना डेटा पता है आपको उसके बाद सब पता है। फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन इट। वैसे तो मैंने तुम्हें पिछले सेशन में वैसे ही सीधा सीधा बता दिया था कि यार जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं वो आप कैसे निकालते हो मैम? A माइनस Z, यानी कि मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, ये राइट। कैसे आता है ये वो भी समझ लेते हैं। A इज 37 माइनस 17, बेटा कितना बचा? 20 बचा, राइट। 20 बचा। सो देर आर 20 न्यूट्रॉन्स। पहले तो हमारा आंसर ही आ गया ऑप्शन नंबर ए 20। हाउ? बचे नंबर ऑफ, अगर आप इसको चलो समझने की कोशिश करो कि ऐसा क्यों हुआ। वैसे लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया है, राइट। तो अगर हम इसको देखें, मास नंबर बच्चे क्या होता है? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, राइट, माइनस Z क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो देखो ये क्या बचा? P प्लस N माइनस P, तो सिंपली सिर्फ क्या बचा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ऐसे ही तो आएंगे, ठीक है भाई। क्लियर है? बड़ी सिंपल सी बात है। या फिर कह मतलब किसी भी तरीके से आप समझ सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो मैम जो हमारा मास नंबर होता है एक, उसको आप कैसे बोलते हो मैम? आप बोलते हो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। हमें मास नंबर पता है 37, प्रोटॉन्स हमें एटॉमिक नंबर जो होता है वही उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे मैम आ गया 17 और ये आ गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो देखो फिर से वही इक्वेशन बन गई 37 माइनस 17। तो यहाँ से आपको न्यूट्रॉन्स बचे कितने मिल गए मैम? 20 मिल गए, ठीक है। आप किसी भी तरीके से मतलब इट्स वन एंड द सेम थिंग इवेंचुअली, ठीक है। समझ में आना, बेसिक्स पता होना बहुत ज़रूरी है। क्लियर है? चलिए आगे बात बढ़ाते हैं। डिस्क्रिप्शन जो अभी आपको समझाया गया वो एक अच्छे से ऐसे आपको गिवन है लिखा हुआ। नेक्स्ट देखिए, विच आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स हुज मासेस आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर मास ऑफ एन एटम। ये तो अभी हम पिछले ही किसी स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं कि जस्ट गिव मी वन मोमेंट प्लीज। या सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस स्लाइड कि बच्चे जब हम बात करते हैं मास नंबर के बारे में तो मेजरली क्या क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को हम कंसिडर नहीं करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मास बहुत कम होता है। सो यस, ओनली प्रोटॉन्स, ओनली न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स या प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स।
तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा सही जवाब है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इसीलिए आप मास नंबर में सिर्फ p प्लस n की वैल्यू कंसिडर करते हैं। क्लियर है? बहुत इजी क्वेश्चन है। एज आई टोल्ड यू, अभी के सेशन में कुछ इजी क्वेश्चंस हैं ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो, आपको जो याद आ जाए जो भी हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है। ऑलराइट, चलिए और आगे बात कर लेते हैं। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय, एटॉमिक नंबर क्या होता है? किसी एटम में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, है ना, उसको आप क्या बोलते हो? एटॉमिक नंबर। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, वैलेंसी या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। मैम ऑप्शन नंबर डी, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन वन एटम। ठीक है, यू नेवर नो कि फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर ऑफ एटम से आप 2 से 3 क्वेश्चंस नीट में एक्सपेक्ट कर सकते हो, और 2-3 जितने भी क्वेश्चंस आएंगे नॉट नेसेसरीली कि वो बहुत टफ हो, कुछ ऐसे इजी क्वेश्चंस आते रहते हैं, हर साल आते हैं। सो मेक श्योर कि आप ये बेसिक चीज़ें मिस ना करें। चलिए, यू कैन सी करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। An atom differs from its ion in, एक एटम और आयन के बीच में क्या डिफरेंस होता है? किस चीज़ का डिफरेंस होता है? न्यूक्लियर चार्ज, मास नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स? चल लेट्स डू वन थिंग, इसको ना हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सपोज वी हैव सोडियम, ठीक है, वी हैव सोडियम। नाउ यू नो कि सोडियम का अटोमिक नंबर बेटा कितना होता है? मैम सोडियम का अटोमिक नंबर होता है 11, राइट? 11 अटोमिक नंबर होने का मतलब क्या है? ठीक है, अभी हम न्यूट्रल सोडियम की बात कर रहे हैं, तो आप बोलोगे मैम न्यूट्रल सिर्फ Na, सोडियम का क्या मतलब है कि इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने हैं? 11, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं? 11, राइट? बट अगर मैं बात करूं Na पॉजिटिव के बारे में, आयन बन गया, राइट? वो Na जो है वो Na प्लस बहुत जल्दी बना देता है, रीज़न आपको पता है, राइट? ऑक्टेट रूल। सो या अभी भी इसका एटॉमिक नंबर जो है वो, चलो एटॉमिक नंबर की बात छोड़ते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की अगर आप बात करो, वैसे तो इसका एटॉमिक नंबर अभी भी ऑफ कोर्स 11 ही है। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अभी भी कितने हैं? अभी भी इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो 11 ही हैं। लेकिन अब की बार जो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, पॉजिटिव का क्या मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो अब की बार जो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 10 है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि यार अभी जो ये सोडियम था ये न्यूट्रल क्यों था? क्योंकि जितना इस पे पॉजिटिव चार्ज, जैसे 11 इस पे पॉजिटिव चार्ज है और 11 ही इस पे नेगेटिव चार्ज है ना? 11 ही प्रोटॉन्स है, 11 ही इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसीलिए वो न्यूट्रल है, राइट? दैट्स व्हाई दिस इज न्यूट्रल। लेकिन अगर आप Na पॉजिटिव की बात करो तो इसमें से क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन चला गया, राइट? तो अब इसके पास 11 प्रोटॉन है लेकिन 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसके पास एक्स्ट्रा क्या है? एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज है ना, इसीलिए हमने इसके ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगाया है। ठीक है, सो इन दोनों में किस चीज़ का डिफरेंस है? मैम अभी भी इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी उतने ही हैं, कुछ नहीं हमने बाहर निकाला। किस चीज़ का डिफरेंस आता है मैम? इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस आता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस आता है। सो न्यूक्लियर चार्ज, मास नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इस चीज़ का डिफरेंस होता है किसमें? एक एटम में और एक आयन में। ठीक है जी, चलिए देखो इसकी एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वो हाइड्रोजन एटम को लेके एक्सप्लेन किया हुआ है। आई गेस इट इज़ द सेम थिंग, राइट? H and H positive ion, hydrogen atom and H positive ion. All right. So yeah, let's move on to the next question.
Which of the following are isoelectronic species? Now, it has been seen a lot of times कि यहाँ से isoelectronic species टॉपिक से काफ़ी बार क्वेश्चंस नीट में, मेंस में देखे जा चुके हैं. सो दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक. मेक श्योर यू नो हाउ टू डू सच क्वेश्चंस. ठीक है, और अगर नहीं पता तो अभी पता चल जाएगा. हमें बताना है कि इसमें से कौन आइसो इलेक्ट्रॉनिक है. ठीक है, तो देखो कैसे पता करना है. हमारे पास है CO2, राइट. द वेरी फर्स्ट विच वी नीड टू चेक है CO2 एंड NO2. पहली बात तो ये आपको देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि ये तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो ही नहीं सकते. कैसे? चलो पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर डिस्कस करते हैं कि ये क्यों नहीं हो सकते. देखो चलो, अगर आप बात करो बेटा कार्बन के बारे में, कार्बन का एटॉमिक नंबर, न्यूट्रल कार्बन की बात कर रहे हैं. कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है मैम? 6 होता है. इसका एटॉमिक नंबर 6 होने का क्या मतलब है कि इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 6 हैं. क्योंकि हम न्यूट्रल कार्बन की बात कर रहे हैं तो जितने इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उतने ही इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे. ठीक है, तो हमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो मतलब सेम, एन इलेक्ट्रॉनिक जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो. तो अगर आपको नहीं पता तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज सबसे मेजरली आप क्या बोलोगे? स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, those are called as isoelectronic species. ठीक है, सो यस, कार्बन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकाले हमने? बहुत सिंपल है, जैसा अभी बताया. कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है. एटॉमिक नंबर 6 होने का मतलब कि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 6 हैं, और क्योंकि ये न्यूट्रल कार्बन है, जितने इसमें प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे. तो बेसिकली जो इसका एटॉमिक नंबर है वही इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक है, जब तक हम न्यूट्रल एटम की बात कर रहे हैं तब तक. ठीक है, सो यस, कार्बन के पास एटॉमिक नंबर बेटा कितना है? 6. O2 की अगर बात की जाए, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है मैम? 8 होता है. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8. कितने टोटल ऑक्सीजन है यहाँ पे? 2. तो CO2, राइट. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 8 + 8 आप ऐसे लोगे तो आप बोलोगे 6 + 8 + 8, राइट. सही है, यानी कि ये आ गए कितने? 8 8 16, 16 + 6 22 आ गए. 22 इलेक्ट्रॉन्स, राइट, CO2 में. अब यार, अब अगर आप देखो, नाइट्रोजन कार्बन के बाद आता है, ऑक्सीजन के O2 उसमें भी है, राइट. 16 इलेक्ट्रॉन्स इस O2 में ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, और नाइट्रोजन उसके बाद आता है और कोई चार्ज नहीं है स्पीशीज़ पे, तो ऑटोमेटिकली दोनों में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो डिफरेंट होंगे. सो दे कैन नॉट बी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़, राइट. तो अगर आप बात करो यहाँ पे NO2 की, तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे? नाइट्रोजन के लिए 7 एटॉमिक नंबर होता है, तो 7 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स +8 + 8, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए? 23 इलेक्ट्रॉन्स. तो क्या CO2 और NO2 आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं? मैम नहीं है. दीज आर नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज. आगे बात करते हैं NO2 नेगेटिव एंड CO2. अब देखो, पिछली बार ये NO2 था, अब की बार NO2 नेगेटिव है. नेगेटिव चार्ज होने का क्या मतलब? कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है. इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है. सही है, तो आप इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो देखो पहले कितने थे? 7 + 8 + 8, यहाँ पे +1 और कर दो, है ना, क्योंकि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है. तो बेटा ये कितने आ गए? 24 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. और अगर आप बात करो CO2 की, तो CO2 में तो अभी भी कितने ही रहे? 22 ही रहे इलेक्ट्रॉन्स, सेम. तो क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? मैम नहीं है. आगे बात करते हैं ऑप्शन नंबर C के बारे में. Cn नेगेटिव की अगर बात की जाए, Cn और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ठीक है. कार्बन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? मैम 6. नाइट्रोजन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? 7.
इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज होने का मतलब कि इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे। सो ये आ गया +1। ठीक है भाई। सो कितना आ गया, ये 14 आ गया, राइट। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन्स। CO की अगर बात की जाए, कार्बन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैम 6, ऑक्सीजन के पास 8 + 6, ओहो नाइस, 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो Cn नेगेटिव और CO ये क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। सिमिलरली आप SO2 और CO2 देखो, अगेन CO2 और NO2 वाला ही रीजन है कि ये तो कभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो ही नहीं सकते। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर C ओनली। ठीक है जी। तो ये देखो अगेन द सेम थिंग, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर C। क्लियर है, आई बिलीव यस। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। यहाँ पे मुझे कुछ स्पीशीज गिवन है और हमें बताना है कि इनमें से कौन सी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं। ओके, दिस इज अ सब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो चलो जी, अगर आप बात करो Na पॉजिटिव के बारे में, तो बच्चे जब मैं सिंपली सबसे पहले सोडियम के बारे में बात करती हूँ, इफ़ आई टॉक अबाउट सोडियम, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। ठीक है, यानी कि इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स 11 प्रोटॉन्स, सही है। लेकिन अगर मैं बात करूं Na पॉजिटिव के बारे में, इफ़ आई टॉक अबाउट Na पॉजिटिव, तो यानी कि इसके पास से एक इलेक्ट्रॉन चला गया है, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 10 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। Na पॉजिटिव के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है। इसको चलो ऐसे ही रहने देते हैं या तो, ठीक है जी, सही है, ऐसे कर देते हैं इसको, सही है। के पॉजिटिव के बारे में बात करते हैं, पोटेशियम के बारे में बात करते हैं। हाँ जी, जब आप बात करते हो, अभी बात करते हैं के पॉजिटिव के बारे में, ठीक है। तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर बच्चे क्या होता है, 19 होता है, राइट, इट्स 19। तो यानी कि जब आप न्यूट्रल पोटेशियम की बात कर रहे हो तो इसके पास 19 प्रोटॉन्स है और 19 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं के पॉजिटिव के बारे में, यानी कि इसके पास से भी एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो यानी कि इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं Mg2 पॉजिटिव। तो जब आप बात करते हो मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर बच्चे कितना होता है, 12 होता है, राइट, इट इज़ 12। यानी कि न्यूट्रल मैग्नीशियम के पास 12 प्रोटॉन्स और 12 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन अगर हम बात करें Mg2 पॉजिटिव के बारे में, यानी कि इसके पास से 2 इलेक्ट्रॉन्स चले गए, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा, 10 इलेक्ट्रॉन्स। और आगे बात करते हैं कैल्शियम 2 पॉजिटिव के बारे में। सी, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर मैम 20 होता है, तो यानी कि न्यूट्रल कैल्शियम के पास 20 प्रोटॉन्स और 20 ही इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अगर हम बात करें Ca2 पॉजिटिव के बारे में, 2 पॉजिटिव का क्या मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें से चले गए, तो यानी कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए मैम, 18 इलेक्ट्रॉन्स हुए, सही है। S2 नेगेटिव, S सल्फर, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, यानी कि न्यूट्रल सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स, 16 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अगर बात की जाए S2 नेगेटिव के बारे में, 2 नेगेटिव चार्ज मतलब कि उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, तो यानी कि 16 + 2 बच्चे कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन्स। और आर्गन का तो ऑटोमेटिकली जो एटॉमिक नंबर है वो 18 ही होता है ना, उसका एटॉमिक नंबर 18, यानी कि 18 ही उसके पास प्रोटॉन और 18 ही इलेक्ट्रॉन। तो चलो जी, ज़रा आप देखें कि कौन कौन आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। हमें किस किस को कंसिडर करना है, ये जिनको हम येलो मार्क कर रहे हैं, ठीक है, जिनको भी हम येलो मार्क कर रहे हैं, ठीक है, इसको ऐसे कर देते हैं, ज़रा इजीली पहचान में आ जाएगा। के पॉजिटिव,
फिर हमें देखना है Mg2 पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव एंड S2 नेगेटिव, राइट। हमें इन्हें कंसिडर करना है और आर्गन तो है ही। तो बच्चे देखो Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव है ना, ये दोनों सिर्फ यहाँ आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है। तो जो पहली स्पीशीज जो यहाँ पे आइसो इलेक्ट्रॉनिक निकली वो कौन कौन है, Na पॉजिटिव एंड कौन, Mg2 पॉजिटिव। ये है क्या, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्यों, क्योंकि दोनों के ही पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और अगर बात की जाए K पॉजिटिव, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, S2 नेगेटिव और आर्गन, ये चारों स्पीशीज आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। सिर्फ ऐसा नहीं होता कि दो ही स्पीशीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो सकती हैं आपस में। अब की बार अगर आप देखो तो ये चारों आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं आपस में। कौन कौन, K positive, then we have Ca2 positive, S2 negative and argon। ये क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। क्यों, क्योंकि इनके पास हैं 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। आप ये नहीं बोल सकते अब कि Na पॉजिटिव और K पॉजिटिव आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, यू कैन नॉट से दैट, या Na पॉजिटिव या Ca2 पॉजिटिव आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ये नहीं है। ये चारों आपस में और ये दोनों आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, ठीक है जी। सो हियर द सेम थिंग यू कैन सी, जो अभी आपको बताई समझाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कैलकुलेटेड होके बताए गए हैं। आगे बात करते हैं, एजर्शन है यहाँ, दिस इज द एजर्शन एंड दिस इज द रीजन, ठीक है। तो एजर्शन कहता है Cl नेगेटिव एंड Ca2 पॉजिटिव आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो चलो चेक कर लें क्या। सो नाउ यू नो कि जब आप क्लोरीन की बात करते हो, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, यानी कि उसके पास 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन अगर हम बात करें Cl नेगेटिव के बारे में, तो यानी कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा है, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, राइट। नाउ इफ वी टॉक अबाउट Ca2 पॉजिटिव, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, +2 उस पर चार्ज है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स उसमें से निकाल लिए गए हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे, 18 बचे। तो यस, आप बोल सकते हो कि ये जो दोनों हैं वो क्या है, आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, ठीक है। तो आप बोल सकते हो Cl नेगेटिव एंड Ca2 पॉजिटिव आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आप ऐसा बोल सकते हो। यू कैन say that these are isoelectronic। तो एजर्शन तो करेक्ट है, एजर्शन तो करेक्ट हमको पता चल गई, ठीक है। रीजन देखते हैं, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज शुड हैव सेम चार्जेस। क्या आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के ऊपर चार्ज होना जरूरी, अरे चार्ज तो इन पर ही जरूर इक्वल नहीं है, इस पे -1 है, इस पे +2 है। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के पास तो क्या सेम होने चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होने चाहिए, है ना। तो रीजन जो है बेटा, रीजन तो इनकरेक्ट आ गया, रीजन इज इनकरेक्ट। तो अकॉर्डिंगली हम हमारा आंसर चुन लेंगे। बोथ ही तो हो नहीं सकता, एजर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर C here is the right answer, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये एग्जैक्टली एक्सप्लेनेशन जो आपको भी बताया गया। Which of the following is not isoelectronic series? इसमें से कौन isoelectronic series नहीं है, राइट। यहाँ पे आंसर क्यों है, अच्छा चलो लगता है गड़बड़ हो गई है। अच्छा चलो, दिस इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज पे बेस्ड ये क्वेश्चन ना तुम्हारा होमवर्क है। मेक श्योर कि आप इस क्वेश्चन को कर लो, ठीक है, क्योंकि हम सफिशिएंट क्वेश्चन कर चुके हैं आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज पे बेस्ड। मेक श्योर कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आप हर किसी में निकाल के देखें, ए से लेके डी ऑप्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फिर आप देखो कि ये सही आंसर है कि नहीं है, ठीक
ठीक है, और यहाँ पे हमको नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक बताना है, इस बात का ध्यान रखना। सही है, चलिए, photons of which light has maximum energy, रेड, ब्लू, वॉयलेट या ग्रीन, किसके पास एनर्जी सबसे ज़्यादा है? तो देखो यार, जब भी आप विबग्योर के बारे में बात करते हो, जब भी आप विबग्योर के बारे में बात करते हो, उससे पहले एनर्जी किस चीज़ पे बेटा डिपेंड करती है? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में हमने देखा है दैट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? फ्रीक्वेंसी, राइट? एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो विबग्योर में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होती है बेटा? विबग्योर की होती है, राइट? तो जब आप इस डायरेक्शन में जाते हो तो आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, तो आपकी क्या चीज़? फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। और अगर आप बात करो किसके बारे में? इफ़ यू टॉक अबाउट वेवलेंथ, तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है बेटा? रेड की होती है, ठीक है? इस डायरेक्शन में जाओगे तो वेवलेंथ बढ़ेगी। यू ऑलरेडी नो कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, राइट? सही है। तो जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, किसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी? जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी। फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसकी है मैम? वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। सबको पता है ना विबग्योर? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है? सो यस, वॉयलेट, ऑप्शन नंबर सी, इसकी एनर्जी इसीलिए सबसे ज़्यादा होगी। इज दैट क्लियर? आई बिलीव यस। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जनरली द रेंज ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम इज, ये भी हमने हमारे लेक्चर में देखा था, इन नैनोमीटर्स। तो बच्चे जो एग्जैक्ट वैल्यू हमें आई गेस एनसीईआरटी में गिवन है वो है 380 to 700 नैनोमीटर्स। This is the value which is given to us in NCERT, 380 to 700 nanometers। यहाँ पे आप देखोगे कि वैल्यू एंगस्ट्रॉम्स में गिवन है, सो वेरी इजी, इसमें तो कोई परेशानी नहीं। 1000 to 3000, 4000 to 7000, 8000, 10000, ओके। तो अप्रॉक्सीमेटली बेटा 400 to 700 आप बोल सकते हो, तो 4000 to 7000 एंगस्ट्रॉम, राइट? ऑप्शन नंबर B here is going to be the right choice। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 3000 एंगस्ट्रॉम एंड 6000 एंगस्ट्रॉम। रेशियो ऑफ एनर्जी हमें बताना है, ठीक है? सो यू ऑल नो कि बेटा एनर्जी क्या होती है? एनर्जी इज h न्यू, ठीक है? वेयर h इज योर प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू इज फ्रीक्वेंसी। बट हमें यहाँ पे वेवलेंथ गिवन है, तो हम यहाँ को न्यू को c/λ लिख सकते हैं। सो वी कैन से एनर्जी हमारी क्या हो गई? hc/λ। नाउ क्योंकि हमें यहाँ पे रेशियो निकालनी है E1/E2 की, राइट? से दिस इज λ1, से दिस इज λ2, ठीक है? सो इफ आई हैव टू कैलकुलेट E1/E2, आप देख रहे हो कि एनर्जी और लैम्डा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं E1/E2 की रेशियो लूँगी तो बच्चे वो क्या निकल के आएगा? तो चलो देख लो, अगर कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं होता, कि hc/λ1 बाय hc/λ2 है ना? तो ये λ2 ऊपर चला जाएगा, hc से hc कट जाएगा, राइट? सो दिस विल बी व्हाट? λ2/λ1, राइट? λ2/λ1। अच्छा, मुझे किसी बच्चे ने पूछा था कि मैम ये कैसे करते हो? ये कैसे ऐसे वाला जो ऐसे जो सॉल्व करना होता है ना, उसमें बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो बेटा ये आपको 6-7 में सिखाया जा चुका है ऑलरेडी। सपोज इफ यू हैव टू डिवाइड a/b ओवर c/d, तो आप इसको कैसे करते हो बच्चे? जो ये चीज़ होगी
ये रेसिप्रोकल होके आप इसको मल्टीप्लिकेशन में भेज सकते हो. सो इट कैन बी रिटन एज a बाई बी इंटू डी बाई सी. आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है. या फिर आप बोल सकते हो कि इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है. अगेन सेम थिंग, ए डी बाई बी सी. सही है. सो ऐसे करते हैं. सो E1 बाई E2 बेटा कितना आ जाएगा, लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1. तो लैम्डा 2 की वैल्यू बच्चे कितनी है, 6000 एंड इट इज 3000. राइट. तो सिंपली द रेशियो इज 2:1. राइट. द रेशियो विल कम आउट टू बी 2:1. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट चॉइस. सही. चलो आगे देखते हैं. अगला क्वेश्चन एग्जैक्टली वैसे ही सॉल्व किया हुआ है. Calculate energy of 1 mole of photon of radiations whose frequency is given 5 into 10 raised to power 14 hertz. बहुत इजी क्वेश्चन है. आपको एनर्जी कैलकुलेट करनी है 1 मोल फोटोन की. तो सबसे पहले बच्चे एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, 1 फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, एच न्यू हो जाएगी, एच न्यू हो जाएगी. लेकिन अगर आप बात करोगे energy of 1 mole of photon, if you talk about energy of 1 mole of photons के बारे में, 1 मोल में कितने फोटॉन्स होंगे बेटा, Na नंबर ऑफ फोटॉन्स होंगे. राइट. तो आप क्या करोगे, इस Na को एच न्यू से जो अभी आप ऊपर निकालोगे उसको मैं मल्टीप्लाई कर दो. तो सिंपली आपको Na की वैल्यू पता है 6 इंटू 10 रेज टू पावर 23 आप ले सकते हो. H प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता है 6.626 इंटू 10 रेज टू पावर -34 जूल सेकेंड्स. न्यू की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है. सो तीनों चीज़ें आपको पता है. जस्ट सिंपली टेक देम, मल्टीप्लाई देम एंड यू विल गेट दी आंसर. सब कुछ आपको ऑलरेडी SI यूनिट्स में ही गिवन है. राइट. हर्ट्स पे फ्रीक्वेंसी गिवन है आपको, एच की वैल्यू, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू जूल सेकेंड्स में आपको पता है. तो यार ये देखो, ठीक है. आई एम नॉट डूइंग द कैलकुलेशन क्योंकि समझाना ज़्यादा ज़रूरी है. कैलकुलेशन यहाँ पे ऑलरेडी देखो आपको गिवन है और कैलकुलेट करना आपका काम. सही. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच एक्सपेरिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइंडिंग आउट द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. बताओ. कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी. ये पता चला था कि वो नेगेटिवली चार्ज्ड है, लेकिन उसके ऊपर कितना चार्ज है वो किससे पता चला था, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से. ये हम लेक्चर नंबर 1 में ही डिस्कस कर चुके हैं. सही. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई. नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में इनमें से गलत स्टेटमेंट कौन सी है वो हमें बताना है. जो गलत स्टेटमेंट है वो हमारा सही जवाब है. कूल. सो देयर इज नो टाइम लिमिट, देयर इज नो टाइम बिटवीन स्ट्राइकिंग ऑफ लाइट ऑफ बीम एंड इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. एग्जैक्टली. ये अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में ही पढ़ा है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है. इट इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस. ठीक है. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट. अच्छा, हमने पढ़ा था कि यार अगर ये मेटल सरफेस है, ठीक है, और अगर इस पे नंबर ऑफ रेडिएशंस फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम अगर आप बढ़ा दोगे, राइट, अगर आपने नंबर ऑफ रेडिएशंस बढ़ा दी, तो हम क्या देख रहे थे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा निकल रहे थे. राइट. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ज़्यादा निकल रहे थे. हमने देखा था कि जो हमारा करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किससे, इंटेंसिटी से. इन्होंने क्या बोल दिया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल. तो ये स्टेटमेंट गलत है, इसीलिए ये हमारा सही जवाब है. इसीलिए हमारा सही जवाब है. फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व बिलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. यस, जो इस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए.
द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। यस, है ना, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की हमारी लाइट होगी उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी होगी। क्यों? क्योंकि वर्क फंक्शन तो फिक्स था, जो जितनी भी आप एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी दे रहे हो वो बाद में किस में जा रही है? इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में। और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होने का ऑटोमेटिकली क्या मतलब है कि जो आप लाइट इंसिडेंट कर रहे हो उसकी एनर्जी ज़्यादा है, क्योंकि एनर्जी क्या होती है? एच न्यू होती है, सही है? तो यस, ये सारी चीज़ें जो अभी आपको समझाई वो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन गिवन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। क्लियर है? जल्दी से आप इसको पढ़ लीजिए। एंड वी आर डन विद टुडेज सेशन। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे अगले प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन में कल। एंड टिल देन बी हैप्पी, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, बाय। I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm